हेलो, गुड आफ्टरनून बच्चों। आ, अब हम सॉलिड स्टेट में आगे थोड़ा डिस्कस करते हैं। अभी तक हम लोगों ने जो है वॉइड्स वगैरह देखे, ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल वॉइड्स देखे, सीसीपी एचसीपी स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, और अब हम आगे बात करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। इससे न्यूमेरिकल्स वगैरह भी बच्चों बहुत अच्छे से बनते हैं, तो इस लेक्चर को बहुत ध्यान से देखें, बहुत ध्यान से सुनो। ठीक है, मैंने आपको बताया कि कोई भी जो आपकी पैकिंग होती है ना, बेसिकली आपके जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, जैसे एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस हो गए, ये सारे के सारे पैक्ड हैं। लेकिन अगर कैसा भी स्ट्रक्चर हो और ये सारी चीज़ें अगर पैक्ड हैं, उसके बाद भी मैंने भी आपको इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था कि बहुत सारे वॉइड्स जो होते हैं, ठीक है, उनकी वजह से फ्री स्पेस होता है ना। पैकिंग के बाद भी जो है हमेशा वहाँ पे कुछ ना कोई फ्री स्पेस जो है हमेशा वहाँ पे अवेलेबल रहता है। ठीक है, तो बच्चों जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है ना, वो उसी से रिलेटेड है। ठीक है, होता क्या है इसमें कि पैकिंग एफिशिएंसी इज द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस फिल्ड बाय द पार्टिकल्स। पैकिंग एफिशिएंसी क्या है? पैकिंग एफिशिएंसी आपकी वो परसेंटेज है जिसमें टोटल स्पेस कितना फिल्ड है पार्टिकल्स के द्वारा, वो निकल के आता है। ठीक है, पैकिंग एफिशिएंसी आपको वो बताता है कितना आपका फिल्ड है। ठीक है, तो एक एक करके हम पैकिंग एफिशिएंसी जो है सबकी कैलकुलेट करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी एचसीपी और सीसीपी स्ट्रक्चर्स की। बच्चों इन दोनों टाइप की जो क्लोज पैकिंग है, ये एचसीपी और सीसीपी, हम डिस्कस कर चुके हैं पुराने लेक्चर्स में। ठीक है, इन दोनों की बहुत ही एफिशिएंट होता है। ठीक है, इनकी जो एफिशिएंसी होती है, पैकिंग एफिशिएंसी बहुत एफिशिएंट होता है। ठीक है, और दोनों के सेम जैसा एक जैसा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कैलकुलेट करते हैं सीसीपी स्ट्रक्चर का। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, यहाँ पे हमने क्यूबिक क्लोज पैकिंग जो है बना रखा है बेसिकली। ठीक है, जस्ट टू एक्सप्लेन, बहुत ध्यान से देखना है, इसको समझना कि कैसे हम यहाँ से जो है निकाल सकते हैं इनकी पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है, ये एक क्यूब है। ठीक है, इस क्यूब में सपोज दैट कि आप जो एज लेंथ है, एज लेंथ, ठीक है, एज आपको पता ही है। ठीक है, तो एज लेंथ है, एज लेंथ को हम ए मानते हैं। सपोज दैट हम स्मॉल ए से एज लेंथ को क्या कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, और जो फेस डायगोनल, अगर आप यहाँ देखें कि ये ए बी सी डी ई एफ जी एच करके जो है यहाँ पे हमने कॉर्नर्स को जो है डिनोट कर रखा है। अब जरा ध्यान दो बच्चों कि मैंने एज लेंथ तो स्मॉल ए हमने लिया, लेकिन ए से लेकर के सी तक अगर बहुत ध्यान से देखो तो ए से लेकर के सी तक इनके बीच एक डायगोनल है जिसको हम लोग फेस डायगोनल बोलेंगे। ठीक है, इसको हम स्मॉल बी से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ए बी सी, ध्यान से देखो, ए बी सी। ठीक है, हमने ट्रायंगल ए बी सी लिया। अब इस ए बी सी ट्रायंगल में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर, ए सी यानी जो डायगोनल है, जो फेस डायगोनल है ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है, मीन्स परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम हमने लगाया। अब हम इनकी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करते हैं। ठीक है, देखो बी सी एज है, तो एज की लेंथ हमने स्मॉल ए लिया है, और ए बी, ये भी हमने क्या लिया है, ए लिया है। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 2a स्क्वायर। ठीक है, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 2a स्क्वायर, एंड बी इज इक्वल टू अंडर रूट 2a। तो यहाँ से हमको बी की वैल्यू मिल गई, और बी क्या है आपका, डायगोनल है, यानी डायगोनल की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट 2a। ठीक है, अब सपोज दैट, जरा ध्यान दो, अगर ये जो स्फेयर बने हुए हैं आपको ए, ठीक है, यहाँ पे 3 स्फेयर्स हमने बना रखे हैं। अगर एक स्फेयर का सपोज दैट रेडियस आर है, स्मॉल आर, ठीक है, अगर एक स्फेयर का रेडियस आर है, तो अगर हम यहाँ से लेकर के पूरे फेस डायगोनल पे अगर इनके रेडियस काउंट करें, तो ए में जो है एक रेडियस है, बी में 2 रेडियस है, और सी में एक रेडियस है, यानी यहाँ से यहाँ लेके 4r, यानी आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर, यानी 4r हो गए। तो b इज इक्वल टू हम 4r भी लिख सकते हैं, और b की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, वो कितना दिया है इसमें, अंडर रूट 2a। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ना 4r इज इक्वल टू अंडर रूट 2a। ठीक है, अब यहाँ से हम a की वैल्यू निकालेंगे, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4r अपॉन अंडर रूट 2। ठीक है, इसको और रीअरेंज किया, क्या हो जाएगा, 2 अंडर रूट 2r, या अगर यहाँ से ए के टर्म में क्या हो जाएगा, 2 अंडर रूट 2r, और आर के टर्म में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू ए अपॉन 2 अंडर रूट 2। ठीक है, तो ये छोटा सा रीअरेंजमेंट है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे रेडियस आर की वैल्यू भी निकाल ली और ए की वैल्यू भी, यानी दोनों हम इसको कोरिलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको मैंने पहले लेक्चर, इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था कि जो आपका सीसीपी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, इसमें ईच यूनिट सेल में इफेक्टिवली 4 स्फेयर्स आते हैं।
है ना, दैट ईच यूनिट सेल इन सीसीपी स्ट्रक्चर हैज़ इफेक्टिवली 4 स्फीयर्स, ठीक है। और एक स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो टोटल वॉल्यूम 4 स्फीयर्स हैं, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4 स्फीयर्स का, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। और आपके क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है, ए क्यूब होता है ना, कितना होगा ए क्यूब। और ए क्यूब में अगर ए की वैल्यू हम रख दें, ए की वैल्यू कितनी आई थी 2√2r, ठीक है। तो अगर हम उसकी वैल्यू रख देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2√2r का होल क्यूब, ठीक है। अब देखिए, अब हम आते हैं पैकिंग एफिशिएंसी के जो फॉर्मूला है, बेसिकली कैसे हम पैकिंग एफिशिएंसी निकालते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, जो पैकिंग एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला है ना, बेसिकली उसका वो है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 4 स्फीयर इन एन यूनिट सेल। यानी वो जो मैं हर स्ट्रक्चर में अलग अलग बेसिकली जो है आपके क्या होते हैं, ये क्या बोलते हैं स्फीयर्स होते हैं, कितने इफेक्टिव स्फीयर्स उसमें आ सकते हैं। तो सीसीपी में बेसिकली 4 आते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि सीसीपी की पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 4 स्फीयर्स इन यूनिट सेल, ठीक है। यानी किसी यूनिट सेल में जो 4 स्फीयर्स के द्वारा कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई हुआ इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज निकालना है पैकिंग एफिशिएंसी, अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल, यानी पूरे यूनिट सेल का कितना टोटल वॉल्यूम होगा। तो क्या करेंगे, तो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कितना 4 स्फीयर्स का निकालेंगे, अभी हमने ऊपर किया था 4 इंटू 4 स्फीयर हैं और एक स्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाया क्यूब। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4/3 पाया क्यूब इंटू 100 अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल हम निकाल चुके हैं। अभी ऊपर हमने निकाला ए क्यूब, यानी 2√2r का होल क्यूब। when we'll solve it, what will be the packing efficiency, it's about 74%, ठीक है। तो बच्चों HCP और CCP की जो पैकिंग एफिशिएंसी आती है वो आती है 74%, ठीक है। तो बहुत इजी है, बहुत इजी है निकालना। अभी हम बहुत सारे इसमें न्यूमेरिकल्स इसके सॉल्व भी करेंगे, ठीक है, देखेंगे भी। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि हम कैसे निकालें। मेन चीज़ इसमें ये है कि हम आर और ए में रिलेशन पता कर लें, मेन चीज़ वही है। अगर हमने आर और ए में रिलेशन पता कर लिया तो हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर्स की, ठीक है। जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, इनकी हम पैकिंग एफिशिएंसी की बात करते हैं, ठीक है। अगर हम बहुत ध्यान से यहाँ पे देखें, ठीक है, तो इस फिगर में यहाँ जो फिगर बना हुआ है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का, ठीक है, जो स्फीयर्स हैं ये डायगनली अरेंज है यहाँ पे, ठीक है। और इससे साफ साफ ये पता चल रहा है कि जो एटम सेंटर में है, ठीक है, वो क्या हो रहा है, वो दो अदर डायगनली जो आपके जो वो है स्फीयर्स हैं उनसे टच हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं, तो यहाँ से निकालते हैं। अगर हम ट्रायंगल ई एफ डी को देखें, बहुत ध्यान से देखना, ट्रायंगल ई एफ और डी समझ में आ रहा है, जो नीचे वाला फेस है आपका, ठीक है, उस नीचे वाले फेस में ई डी आपका बेस है, ठीक है। तो ई एफ डी, तो ये जो ई एफ डी ट्रायंगल में अगर बात करें, ठीक है, तो मैंने बताया था एज लेंथ आपकी ए है, डायगोनल हमको बी मान रखा है हमने, ठीक है। तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाएं तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। हमने वैल्यू रख दी सेम, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाया तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर, और बी बराबर क्या हो जाएगा √2a, ठीक है। तो यहाँ से हमने बी की वैल्यू यानी जो डायगोनल था नीचे वाला फेस डायगोनल, उससे हमने क्या निकाला, वी की वैल्यू आ गई हमारी √2a, ठीक है। अब हम बात करते हैं ट्रायंगल ए एफ डी की। ध्यान से देखो, ट्रायंगल ए एफ डी समझ में आ रहा है, ट्रायंगल ए एफ डी, ठीक है। तो अगर ए एफ डी की बात करें, ठीक है, तो देखो सी, ये जो डायगोनल है आपका, ठीक है, ए एफ डी, तो इसमें जो आपका डायगोनल है सी, ठीक है, ये क्या इसकी कैसे हो जाएगा, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। इस वाले अगर ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है, अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और बी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, बी की वैल्यू ऊपर हमने निकाली √2a, तो बी की जगह क्या रख देंगे 2a, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 3a स्क्वायर, तो सी की वैल्यू कितने हो जाएगा √3a, तो सी यानी ये वाला जो डायगोनल है इसकी वैल्यू आ गई √3a, ठीक है। अब देखो, तो अब जो लेंथ की बात करें, जो बॉडी डायगोनल हमारे जो लेंथ है, ठीक है, तो इस लेंथ जो सी आपका जो बॉडी डायगोनल इसकी लेंथ है, ये अगर हम बात करें तो यहाँ 3 स्फीयर हैं, अगर एक का रेडियस r है तो तीनों का मिला के कितने रेडियस हो जाएंगे डायगोनल के इक्वल 4, यानी r
और सी वाले जो बीच वाला सर्कल स्फेयर है इसमें 2 रेडियस हो गए और एक नीचे वाला, तो 4 रेडियस हो गए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी इज इक्वल टू 4r हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे आर क्या है, रेडियस स्फेयर का। ठीक है, और अगर हम डायगनली देखें, ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, कोरिलेट कर सकते हैं, यानी सी की वैल्यू हम अंडर रूट पहले निकाल चुके हैं, अंडर रूट 3a। तो 3a अंडर रूट 3a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4r, और a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4r अपॉन अंडर रूट 3। ठीक है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि r इज इक्वल टू अंडर रूट 3 अपॉन 4a। तो इस तरीके से a और r में यहाँ रिलेशन आ गया। ठीक है, तो अब देखते हैं, अब हम आगे चलते हैं। बच्चों मैंने आपको पहले बताया था कि जो BCC होता है, ठीक है, तो BCC में क्या होता है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एटम्स बेसिकली कितने आते हैं इसमें, 2 BCC में। ठीक है, तो और एक का वॉल्यूम कितना होगा, एक स्फेयर का वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो ओवरऑल कितने का कितना होगा इनका वॉल्यूम, सारे स्फेयर्स का 2 होते हैं एटम, टोटल नंबर ऑफ एटम, तो 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब क्या होगा, ए क्यूब। ए की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, यू हैव टू जस्ट पुट द वैल्यू। ठीक है, एंड पैकिंग एफिशिएंसी, द फॉर्मूला ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी यू नो what, volume occupied by 2 spheres in a unit cell upon total volume of a unit cell. Just put the value and get it, the answer it is 68%. Means in BCC types of structure the packing efficiency is how much, 68%. Got it? अब आते हैं सिंपल क्यूबिक लैटिस। बच्चों सिंपल क्यूबिक लैटिस तो बहुत ईजी है। देखो अगर सिंपल क्यूबिक लैटिस में देखें तो क्या होता है, कॉर्नर्स पे होते हैं। ठीक है, सिर्फ कॉर्नर्स पे होते हैं आपके एटम। तो कॉर्नर्स पे एटम होते हैं, तो अगर 2 कॉर्नर्स पे हैं तो क्या होगा, अगर आप सिंपली देखें तो पूरा जो एज लेंथ हो गई, तो एज लेंथ की अगर हम बात करें, ठीक है, या हाँ एज लेंथ की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2r, है ना, क्योंकि एज लेंथ साइड का क्यूब क्या क्या है, a है, और रेडियस 2 पार्टिकल का r है, और 2 अगर देखो यहाँ पे देखो दोनों a और h दोनों यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसका रेडियस इसका दोनों मिला के आपके एज लेंथ के इक्वल है। तो हम सिंपली लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू वॉट, 2r, है ना, और क्यूबिक यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना, a क्यूब। ठीक है, और a की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो कितना हो जाएगा, 2r का क्यूब यानी 8r क्यूब। ठीक है, और सिंस अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कंटेन ओनली 1 एटम। ठीक है, आपको पता है, हम पहले बता चुके हैं कि जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होता है वो कितने एटम कंज्यूम करता है, 1। तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, कितना ऑक्यूपाई करेगा, 4/3 पाई आर क्यूब। जस्ट सिंपल, आफ्टर दैट जस्ट यू हैव टू पुट द वैल्यू, पैकिंग एफिशिएंसी इज व्हाट, वॉल्यूम ऑफ 1 एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल इनटू 100%। सो इट इज 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 8r क्यूब इनटू 100। आई विल गेट द आंसर, इट इज नियरली 52.4%। तो हमने क्या देखा यहाँ से, हमने बेसिकली ये देखा कि जो भी हमारे स्ट्रक्चर्स में सबसे ज़्यादा पैकिंग एफिशिएंसी आपकी किसकी है, CCP की और HCP की। गॉट इट? चलिए, तो ये हुआ। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब यूनिट सेल डायमेंशंस का यूज़ करके कैसे कैलकुलेशंस करेंगे। बच्चों ऐसे क्वेश्चंस आते हैं न्यूमेरिकल, ठीक है, और एक आध क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएगा एग्जाम में। ठीक है, तो अगर देखो जो हमारी यूनिट सेल्स की डायमेंशंस हैं, ठीक है ना, तो उनका यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, एंड इट इज़ पॉसिबल टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। आप वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको डेंसिटी पता है मेटल की, तो आप क्या कर सकते हो, एटम का मास जो है वो क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, द डिटर्मिनेशन ऑफ मास ऑफ अ सिंगल एटम गिव्स एन एक्यूरेट मेथड ऑफ द डिटर्मिनेशन ऑफ एवोगैड्रो कांस्टेंट। ठीक है, अगर आपको जो मास होता है सिंगल एटम का, ठीक है, अगर वो आप डिटरमाइन कर सकते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, एवोगैड्रो नंबर का डिटर्मिनेशन भी कर सकते हैं, एवोगैड्रो कांस्टेंट का। तो चलो देखते हैं कैसे हम यहाँ से सारी चीज़ें जो पैरामीटर्स का यूज़ करके बहुत सारी चीज़ें कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सपोज दैट जो एक कोई यूनिट सेल है क्यूबिक क्रिस्टल में, ठीक है, उसकी एज लेंथ जो है हमने a मान लिया। ठीक है, d उसकी स्मॉल d उसकी डेंसिटी है उस सॉलिड सब्सटेंस की, और जो कैपिटल M है वो मोलर मास है। व्हाट इज मोलर मास, मास ऑफ 1 मोल, इट इज द मोलर मास। ठीक है, तो अब देखते हैं, अब उस यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना होगा बच्चों, a क्यूब, है ना, वॉल्यूम कितना होगा उस यूनिट सेल का, a क्यूब। अब मास ऑफ यूनिट सेल, उस यूनिट सेल का मास कैसे निकालेंगे, बहुत इजी है, हम ये देखेंगे कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं उस यूनिट सेल में। ठीक है, और ईच एटम का मास कितना है। उस पूरे यूनिट सेल का मास निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ एटम उस यूनिट सेल में कितने हैं और ईच एटम का मास कितना है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल इनटू मास ऑफ ईच एटम। नंबर ऑफ एटम यूनिट सेल को हम z मान लेंगे, स्मॉल z,
और मास ऑफ ईच एटम को स्मॉल एम मानेंगे। क्यों? क्योंकि कैपिटल एम हम मान चुके हैं, किसका है? कैपिटल एम का मतलब मोलर मास होता है। ठीक है, तो मास ऑफ यूनिट सेल कैसे निकालेंगे? स्मॉल z इंटू स्मॉल एम। ठीक है, अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे z क्या है? स्मॉल z मैंने आपको बता चुका, नंबर ऑफ एटम है प्रेजेंट इन 1 यूनिट सेल। ध्यान रखना, z क्या है? z यहाँ पे नंबर ऑफ एटम है जो 1 यूनिट सेल में प्रेजेंट है। और स्मॉल m क्या है? स्मॉल m इज द मास ऑफ सिंगल एटम। ध्यान रखना, स्मॉल m सिर्फ एक सिंगल एटम का मास है। ठीक है, तो देखते हैं मास ऑफ एन एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल, ये कैसे निकलेगा, है ना? मास ऑफ एन एटम, अगर एक यूनिट सेल में हमें मास निकालना है किसी एटम का, तो कैसे निकालेंगे? मोलर मास अपॉन एवोगाड्रो नंबर या एवोगाड्रो कांस्टेंट, यू नो, यानी स्मॉल m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कैपिटल M अपॉन एवोगाड्रो कांस्टेंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं डेंसिटी की। तो डेंसिटी का फॉर्मूला यू नो, मास अपॉन वॉल्यूम, है ना? तो किसी भी यूनिट सेल की डेंसिटी कैसे निकालेंगे? मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो ठीक है, तो मास ऑफ यूनिट सेल हम कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला पहले जान चुके हैं, ऊपर देख चुके हैं। मास ऑफ यूनिट सेल कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ ईच एटम। तो ये हो जाएगा z इंटू स्मॉल z इंटू एम। और वॉल्यूम कितना है यूनिट सेल का? a क्यूब। अब इसी फॉर्म में थोड़ा सा रीअरेंज अगर करें, तो अगर आप ध्यान से देखें तो स्मॉल m की जगह हम क्या लिख सकते हैं? मोलर मास अपॉन एवोगाड्रो कांस्टेंट। तो फिर m अपॉन क्या हो जाएगा? Na। तो और ये इस तरीके से डी डेंसिटी का क्या फॉर्मूला बनेगा? स्मॉल z इंटू कैपिटल M अपॉन a क्यूब इंटू Na। तो इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है बच्चों। ठीक है, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन हम लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से किसी भी सॉलिड की जो डेंसिटी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, और आपको बताऊं कि बहुत सारे मेथड हैं इसको निकालने के लिए। ठीक है ना, और एक चीज़ और, जो यूनिट सेल की डेंसिटी होती है सेम वही डेंसिटी होती है जो सब्सटेंस की होती है ना, यानी द डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल इज द सेम एज द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। तो अगर आपके पास 5 पैरामीटर में से अगर कोई भी 4 पैरामीटर्स आपको पता है, तो आप किसी भी 5th वाले के पैरामीटर्स को क्या कर सकते हैं? बहुत ईजिली क्या कर सकते हैं? उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, गॉट इट? तो इस तरीके से हैं, यहाँ कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, जो हम डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल बहुत ईजी है, इसी ऑन द बेसिस ऑफ, इसी बेस पे है। एग्जाम्पल 1.3, एग्जाम्पल 1.4 एंड एग्जाम्पल 1.5। दिस इज अ होमवर्क। और उसके साथ साथ आपके ये जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन हैं 1.14, 1.15, ठीक है, 1.16, 1.17 एंड 1.18। सो दिस इज ऑल आवर होमवर्क। अब सिर्फ बहुत ही एक दो टॉपिक रह गए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो जिसमें हम इम्परफेक्शंस पढ़ेंगे, यानी उसमें जो इम्प्योरिटीज़ आ जाती है, इम्प्योरिटीज़ की वजह से जो इम्परफेक्शंस हैं, ठीक है, बहुत सारे पॉइंट डिफेक्ट्स पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें हम शॉर्ट की इफेक्ट्स, फ्रेंकल डिफेक्ट्स, ठीक है, क्रिस्टल डिफेक्ट्स, बहुत सारे डिफेक्ट्स, स्टोकियोमेट्री, ये सारे डिफेक्ट्स हम लोग को डिस्कस करना है। ठीक है, जो बेसिकली हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ो, रिवाइज करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।